Hello everyone, welcome to another video and I am your friend Bharat Shankar। तो फाइनली बजट 2026 आ चुका है एंड एज एक्सपेक्टेड बजट में कुछ खास था नहीं, बल्कि बजट ने तो मार्केट को उल्टा डिसअपॉइंट कर दिया। लेकिन जो डिसअपॉइंटिंग बजट आया है उसमें से दो सेक्टर्स ऐसे भी है जिनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और ये जो दो सेक्टर्स है इनको डिस्कस करने से पहले आई विल टेक यू थ्रू द बजट क्विकली, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बजट के बाद क्या क्या सस्ता होने वाला है, क्या क्या महंगा होने वाला है, और साथ ही साथ बजट का जो पैसा है वो कौन से सेगमेंट्स में, कौन से सेक्टर्स में ज्यादा अलॉट किया गया है उसका भी आपको एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाएगा। बट बिफोर वी गो फॉरवर्ड, ऐसे क्वालिटी कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, उसके लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सही तरीके से सीखना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस, और रजिस्ट्रेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस साल का जो बजट है उसका टोटल एक्सपेंडिचर अबाउट 53.5 लाख करोड़ रुपीस है, जिसको गवर्नमेंट 2026 और 2027 में स्पेंड करने वाला है। जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बजट है या कैपेक्स का बजट है वो अबाउट 12.22 लाख करोड़ रुपीस है, जो लास्ट ईयर के कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के कंपैरिजन में अबाउट 11.4% बढ़ा है। और अगर कोई सोच रहा है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट क्या है, तो ये वो बजट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में लगाया जाएगा। और उसके अलावा बजट के अगर आप कुछ और बड़े हिस्से देखेंगे तो डिफेंस में अलोकेशन जो हुआ है वो अबाउट 7.85 लाख करोड़ रुपीस है। और उसके बाद हमारे देश के ऊपर जो कर्जा है उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसके लिए अबाउट 10.7 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड किया जाएगा। और उसके बाद बाकी सेक्टर्स में भी कुछ एलोकेशन किया गया है जो उतना कुछ खास नहीं है। और उसके बाद अगर आप डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स और इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब है उसमें किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं किए गए हैं। लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट को एक बहुत बड़ा झटका जरूर मिला, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है जिसको STT बुलाया जाता है, उसको गवर्नमेंट ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रांजैक्शंस के ऊपर बढ़ा दिया है। जहां पर पहले फ्यूचर्स पे ये STT लगता था 0.02%, ये अभी बढ़ के हो गया है 0.05%। और ऑप्शंस पे ये पहले 0.1% था जो अभी बढ़ के 0.15% हो गया है। और मार्केट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया एंड यू कैन सी हाउ मार्केट रिएक्टेड ऑन द बजट डे। एंड ऑफ कोर्स अभी ये जो STT बढ़ने की वजह से मार्केट में ब्लड बाथ हो रहा है, उसकी वजह से कुछ सेक्टर्स बुरी तरीके से पिटेंगे और कुछ स्टॉक्स भी बुरी तरीके से पिटेंगे। लेकिन इसी पिटाई के बीच में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है, और वो भी ऐसे अपॉर्चुनिटी जो मे बी 5-10 साल में एक बार मिलता हो। और अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए STT, और अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो हम उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द जरूर बनाएंगे। और इसके बाद क्विकली देख लेते हैं कि क्या सस्ता हो सकता है और क्या महंगा हो सकता है। तो सबसे पहले जो 17 कैंसर के जो ड्रग्स है वो बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो कैंसर के मेडिसिन है या ड्रग्स है इनका कॉस्ट कम हो सकता है। और उसके बाद जो पर्सनल इंपोर्ट्स के जो गुड्स है उसके ऊपर जो पहले टैरिफ लगता था 20% का, वो अभी कम होके 10% हो गया है। और उसके बाद अभी अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करते हैं या ओवरसी ट्रैवल करते हैं तो वो सस्ता हो सकता है, क्योंकि पहले उसके ऊपर TCS लगता था अबाउट 5 to 20% के बीच में, जो अभी कम होके फ्लैट 2% हो गया है। और उसके बाद जो एजुकेशन और मेडिकल रेमिटेंसेस है उसके ऊपर रिलीफ मिला है, क्योंकि उसके ऊपर जो TCS अप्लीकेबल था उसको रिड्यूस करके 2% कर दिया है। और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर भी थोड़ा सा रिलीफ मिला है, क्योंकि जो कंपोनेंट्स लिथियम आयन बैटरीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, सोलर ग्लासेस और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, उन कंपोनेंट्स को मेनली इंपोर्ट किया जाता है। और जब आप चीजों को इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगता है या टैरिफ लगता है, या कुछ लोग इसको कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं। और ये जो कस्टम ड्यूटी है कुछ कंपोनेंट्स के ऊपर उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है और कुछ कंपोनेंट्स के ऊपर उसको कम कर दिया गया है। और उसके बाद महंगा क्या हो सकता है, जो सिगरेट है, जो पान मसाला है और जो गुटखा है वो महंगा हो जाएगा। और ये अनाउंसमेंट तो पहले बजट से पहले ही हो चुका था, और बजट से पहले जब ये न्यूज बाहर आया यू ऑल सॉ व्हाट हैपेंड टू कंपनीज लाइक ITC। और उसके बाद जो लग्जरी आइटम्स है जैसे कि लग्जरी वॉचेस है और जो इंपोर्टेड अल्कोहल है, दारू है, वो सब महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया है सरकार ने। एंड ऑफ कोर्स अभी FNO ट्रेडिंग भी महंगा हो जाएगा। जो भी FNO ट्रेडर्स है उनको अभी ज्यादा STT देना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने FNO ट्रेडिंग के ऊपर STT को बढ़ा दिया है। तो ये बजट का मोटा मोटा बेसिक स्ट्रक्चर था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और भी कुछ चीजें अनाउंस किया है, AI के रिलेटेड कुछ अनाउंस किया है, MSMEs के कुछ अनाउंस किया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उतना बड़ा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर क्रिएट नहीं करेंगे। तो अभी इसके बाद बात करेंगे उन दो पर्टिकुलर सेक्टर्स के बारे में जो इस बुरे बजट में भी फायदे में निकल गए। तो सबसे पहला सेक्टर जो इस साल का खराब बजट होने के बावजूद भी फायदे में है वो सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर का सेक्टर, क्योंकि अभी गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करने वाला है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है उसका आउटले उन्होंने बढ़ा के कर दिया है 40,000 करोड़ रुपीस। और ये आउटले पहले कितना था, पहले अगर आप देखेंगे तो ये अबाउट 22,000
919 करोड़ के आसपास था लास्ट ईयर का, और अभी इस साल उन्होंने इसको डबल करके अबाउट 40,000 करोड़ रुपीस कर दिया है। अभी ये सुनने के बाद कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को और सारे सेमीकंडक्टर कंपनीज को इसका फायदा मिल सकता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ ही पर्टिकुलर कंपनीज को इसका फायदा मिलेगा जो स्पेसिफिकली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाते हैं, और इसके रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उन कंपनीज को ही यहां पर फायदा मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स हम उन कंपनीज के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस सेक्टर में स्टॉक्स को कैसे फिल्टर आउट किया जा सकता है या आसान तरीके से स्क्रीन कैसे किया जा सकता है, सबसे पहले उसको सीख लेते हैं। और इसके लिए मैं एक रेडीमेड टूल यूज कर रहा हूं जिसका नाम है टिकर टेप। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आना होगा स्क्रीनर के ऑप्शन पे, और उसके बाद हमें क्लिक करना होगा स्टार्ट स्क्रीनिंग के ऊपर, और यहां से सबसे पहले हम चूज करेंगे सेक्टर को, और सेक्टर में हमें चूज करना है इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पर हम मैन्युअली भी ढूंढ सकते हैं, अगर मैन्युअली नहीं ढूंढना है तो यहां पर हम टाइप भी कर सकते हैं। तो यहां पर हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, और इसी के रिलेटेड कैटेगरीज में और कौन कौन से सेक्टर है हम वो भी देख सकते हैं। यहां पर आई फील एक और रेलेवेंट सेक्टर हो सकता है टेक्नोलॉजी हार्डवेयर का, तो इसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको कुछ और एडिशनल चीजें यहां पर डालना है, जैसे कि आपके कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स अगर है, तो यहां पर हम उसके अकॉर्डिंग भी कंपनीज को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स पिक करना है तो हम यहां पर ये जो लार्ज कैप का टैब है इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर किसी को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो स्मॉल कैप के टैब के ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए अगर आपको एक रेंज में मार्केट कैप चाहिए तो यहां पर हम वो भी सेट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर रेंज में अगर मार्केट कैप होना चाहिए तो वी कैन ऑल्सो एडजस्ट दैट ऑल्सो यहां पर। और उसके अलावा अगर मान लो रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे अगर आपको फिल्टर आउट करना है स्टॉक्स को, या पीबी रेशियो के ऊपर या पी रेशियो के ऊपर, हर कोई ऑप्शन यहां पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे प्रमोटर होल्डिंग के बेसिस पे स्टॉक्स को फिल्टर करना है, तो यहां पर मैं टाइप करूंगा प्रमोटर होल्डिंग, और प्रमोटर होल्डिंग को सेलेक्ट कर दूंगा। और अगर मुझे चाहिए कि मिनिमम 60% प्रमोटर का होल्डिंग होना चाहिए या 50% होना चाहिए, तो यहां पर मैं टाइप करूंगा, और उसके बाद अगर ये फिल्टर सेट कर दूंगा तो यहां पर मुझे ऐसे ही स्टॉक्स दिखेंगे जहां पर मिनिमम 50% प्रमोटर होल्डिंग है। और उसके अलावा एक्सप्लोर करने के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर किसी को प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे स्टॉक्स को फिल्टर करना है तो यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी के पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे, वैल्यूएशन के पैरामीटर्स मिल जाएंगे, ग्रोथ के पैरामीटर्स मिल जाएंगे, फाइनेंशियल रेशियोज। और वही अगर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो यहां पर एनालिस्ट के रेटिंग्स के बेसिस पे भी आप यहां पर स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। और वही अगर आपको करंट ट्रेंड के बेसिस पे स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना है तो आप टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर लगभग सारे टेक्निकल जो स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स है आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो ऐसे ही जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं, उन पैरामीटर्स को यहां पर हम एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद स्टॉक्स को जो पूरे सेक्टर में जो स्टॉक्स है उसको नैरो डाउन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है, सेमीकंडक्टर्स का जो सेक्टर है, वहां पर हमें एक बात समझना बहुत ही जरूरी है कि अभी गवर्नमेंट ने ये जो बेनिफिट अनाउंस किया है बजट में, ये बेनिफिट सारे कंपनीज को नहीं मिलने वाला है, कुछ ही कंपनीज को मिलने वाला है जिनका इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। और अभी हम कुछ ऐसे ही कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस लिस्ट में सबसे पहला कंपनी है काइनीज टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, और इस कंपनी का जो ईएमएस बिजनेस है और सेमीकंडक्टर बिजनेस है, इट इज ऑलरेडी गवर्नमेंट अप्रूव्ड, और गवर्नमेंट का सपोर्ट ऑलरेडी कंपनी को मिल रहा है। और इसी के चलते कुछ टाइम पहले एक न्यूज भी आया था कि काइनीज टेक्नोलॉजीज जो है वो अबाउट $2 बिलियन रेवेन्यू टारगेट कर रहा है बाय फाइनेंशियल ईयर 2030। और ये जो रेवेन्यू है ये कंपनी को दो मेजर सोर्सेस से आने वाले हैं। पहला है आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, जिसको ओसैट भी बुलाया जाता है, और दूसरा है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का, जिसको पीसी बुलाया जाता है, पीसीबी बिजनेस बुलाया जाता है। जहां पर कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ये बोलता है कि इनका जो ओसैट बिजनेस है दैट इज सेट टू रीच अ सेल्स कैपेसिटी ऑफ अराउंड 4,500 crores बाय फाइनेंशियल ईयर 2030, और इनका जो पीसी बोर्ड्स का जो यूनिट है that aims for 2,500 crores in revenues। और ये जो कैपेसिटी रीच करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए कंपनी अबाउट रफली 3,400 crores का इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और इसमें से रफली 70% जो फंड है वो गवर्नमेंट सब्सिडीज के थ्रू आएगा, और बाकी का जो 30% पैसा है वो कंपनी फंड करेगा। और कंपनी ने ऑलरेडी इसके ऊपर 200 से 300 करोड़ रुपए स्पेंड किया है, और ये भी बोलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में वो अबाउट अनदर बाकी जो 600 to 700 करोड़ का कैपेक्स है उसको कंपनी स्पेंड करने वाला है। एंड ऑफ कोर्स काइनीज टेक्नोलॉजीज जैसे कंपनी का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे माइंड में यही आएगा कि कुछ टाइम पहले तो इसमें कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आए थे, एंड ऑफ कोर्स जब ये न्यूज आया था तो शेयर की भरपूर पिटाई भी हुई थी। लेकिन उसी दौरान जो बड़े ब्रोकर्स थे उनका ओपिनियन ये था कि इसका लार्जर इंपैक्ट कंपनी के जो ऑपरेशन है उस पर होना नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ICICI सिक्योरिटीज का ओपिनियन देखेंगे तो यहां पर वो ये बोलते हैं कि द ब्रोकरेज फर्म डज नॉट सी एनी इंडिकेशन ऑफ फ्रॉडलेंट इंटेंट एंड दीज मैटर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव फाइनेंशियल इंपैक्ट। लेकिन इसके बावजूद भी उस टाइम शेयर प्राइस में भरपूर पिटाई हुआ था। लेकिन बैकएंड में अगर आप देखेंगे, यानी बल्क डील, ब्लॉक डील्स अगर आप देखेंगे, तो वहां पर मामला कुछ और ही हो रहा था। और ये जो एक्टिविटी है इसको चेक करने का एक ऑप्शन भी है। यहाँ पर आप टिकर टेप का जो मेन स्क्रीन है उस पर आएंगे और उसके बाद मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मार्केट मूवर्स का। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे
और इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पर ऑल डील्स का एक सेक्शन दिखेगा और यहाँ पर अगर हम काइनीज टेक्नोलॉजीज टाइप करेंगे तो यहाँ पर काइनीज टेक्नोलॉजीज मिल जाएगा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे जो उसी दिन बाय कर रहे हैं और उसी दिन सेल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 जनवरी को उन्होंने खरीदा और उसी दिन उन्होंने बेचा और उसके बाद 17 को भी यहाँ पर ऐसा आप ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, 15 को भी देख सकते हैं। लेकिन जब स्टॉक प्राइस पिट रहा था तो उस टाइम यहाँ पर आप एक फंड का नाम देखेंगे जिसका नाम है स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड INC और जब ये प्रॉब्लम चल रहा था तो इस फंड ने इस कंपनी में अबाउट 187 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स को खरीदा और यहाँ पर ये कोई ट्रेडर नहीं है, ये एक प्रॉपर फंड है जो प्रॉपर इन्वेस्टिंग करता है। तो इस तरीके से जब भी आप मार्केट में पॉजिटिव न्यूज या नेगेटिव न्यूज वगैरह सुनते हो तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को जरूर ट्रैक करें जिससे आपको पता चल जाएगा कि बैकग्राउंड में असलियत में क्या हो रहा है, असलियत में ये जो बड़े इन्वेस्टर्स है क्या वो बेच रहे हैं या वो खरीद रहे हैं। और उसके अलावा एट अ ग्लांस अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने हैं या वैल्यूएशंस वगैरह चेक करने हैं तो यहाँ पर स्कोर कार्ड में आपको यहाँ पर ये रेडीमेड पैरामीटर्स मिल जाएंगे, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर परफॉर्मेंस का है, वैल्यूएशन का है, ग्रोथ का है, प्रॉफिटेबिलिटी का है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर नीचे अगर आप आएंगे तो एंट्री प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से है, करंटली जो स्टॉक है वो अंडर प्राइज्ड है या ओवरबॉट जोन में है वो भी आपको पता चल जाएगा। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपनी में क्या क्या रेड फ्लैग्स है, यहाँ पर ये जो रेड फ्लैग्स का जो स्कोर कार्ड है यहाँ पर ये सारे रेड फ्लैग्स भी हाईलाइट किए जाएंगे। और उसके अलावा आने वाले टाइम में कंपनी का फोरकास्ट क्या है हम उसको भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोरकास्ट क्या है, हाई अगर जाए तो 96% के हाई पे जा सकता है, मीडियम अगर ये परफॉर्म करता है तो 60% तक यहाँ पर अपसाइड हो सकता है और वही लो कैटेगरी में अबाउट ये 5.33% तक अपसाइड रीच कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स अगर प्राइस फोरकास्ट पॉजिटिव है तो उसके पीछे रेवेन्यू का भी सपोर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम चाहे तो रेवेन्यू फोरकास्ट को भी यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी रेवेन्यू फोरकास्ट किया जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो करंट बेसलाइन है, करंट जो रेवेन्यू है कंपनी का उसके अगेंस्ट फ्यूचर में यानी मार्च 2026 में फोरकास्ट क्या हो सकता है उसको यहां पर दिया जा रहा है, जहां पर हाई लेवल पे रेवेन्यू फोरकास्ट अबाउट 56.27% का है, मीडियन पे अबाउट 45.98% और लो पे अबाउट 34.71% के आसपास है। यानी यहां पर कंपनी का जो रेवेन्यू फोरकास्ट है वो अच्छा होने का यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अर्निंग्स पर शेयर में कितना ग्रोथ हो सकता है उसका भी फोरकास्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर आप चाहे तो इन वैल्यूज को भी आप चेक कर सकते हो और कंपनी के बारे में और कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हो। और प्रेजेंटली अगर हम कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो अबाउट 3,340 करोड़ के आसपास है और वही कंपनी का जो नेट इनकम है या नेट प्रॉफिट है वो अबाउट 378 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पर अगर आप लास्ट 3-4 ईयर्स का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर नेट इनकम में यानी प्रॉफिट्स में कंटिन्यूस ग्रोथ हुआ है और सेल्स में भी यहाँ पर कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ है। उसके अलावा अगर आपको बैलेंस शीट चेक करना है या कैश फ्लो चेक करना है तो ये सारे इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंटली कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग अबाउट 53.46% के आसपास है, म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग 14.72% और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनका होल्डिंग 2.01% के आसपास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का होल्डिंग 8.88% के आसपास है और रिटेल एंड अदर्स का होल्डिंग अबाउट 20.93% के आसपास है। और यहां पर भी आप सेग्रीगेशन देख सकते हो कि एक्चुअल पब्लिक का होल्डिंग यहां पर कितना है और बाकी के जो अदर पार्टीज है उनका होल्डिंग यहां पर कितना है। तो यहां पर अगर आप एक्चुअल रिटेल इन्वेस्टर्स देखोगे तो उनका होल्डिंग इस कंपनी में अराउंड 16.56% ही है और जो अदर पार्टीज हैं उनके पास अबाउट 4.37% का स्टेक है। और उसके बाद प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में एक और कंपनी अगर हम देखना चाहें तो वो हो सकता है एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड। और इस कंपनी का भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लान है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, इन्वेस्टमेंट प्लान भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जहां पर एक कंपनी पीसीबी में यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में अबाउट 4,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ऑलरेडी ये करने के प्रोसेस में भी। और उसके अलावा ये जो स्पेंडिंग कंपनी करने वाला है उसमें से ये 2,500 करोड़ ये कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से भी रेज करने वाला है। और इस कंपनी के भी अगर हम कुछ फोरकास्ट देखें तो यहाँ पर प्राइस फोरकास्ट सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हाईएस्ट अपसाइड बताया जा रहा है 69%, मीडियन पे 39% और लो पे यहाँ पर -6.71% का डाउन साइड है। और वही अगर हम कंपनी का रेवेन्यू फोरकास्ट देखेंगे तो हाई लेवल पे रेवेन्यू फोरकास्ट अबाउट 22.57% है, मीडियन पे 18.25% और लो पे 11.89%। और वही अगर हम अर्निंग्स पर शेयर का फोरकास्ट देखेंगे तो दिस लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, जहां पर हाई लेवल पे जो अर्निंग्स का फोरकास्ट है वो अबाउट 90.57% के आसपास है, मीडियन पे 23.85% और लो पे -7.02% है। और वही अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंटली प्रोमोटर्स के पास 38.19% ऑफ द स्टेक है, म्यूचुअल फंड्स के पास 18.58%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 5.28%, एफआईएस के पास यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास
26.98% और रिटेल एंड अदर्स के पास मात्र 10.97% स्टेक है। और यहां पर भी जो रिटेल एंड अदर्स का स्टेक है वहां पर रिटेलर्स के पास मात्र 7.23% ऑफ द कंपनी ही है और जो अदर पार्टीज है उनके पास 3.74% ऑफ द स्टेक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न का अगर हम ट्रेंड भी देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले अगर हम प्रमोटर्स का ट्रेंड देखेंगे तो प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है वो लास्ट 3 क्वार्टर्स में थोड़ा सा कम हुआ है, 39.65% से कम होकर 38.22% हुआ है। म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग अगर हम देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग बढ़ा है और लास्ट 3 क्वार्टर्स में इनका होल्डिंग जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 14.41% से अभी बढ़ के 18.58% हुआ है। और उसके बाद अगर हम अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का देखेंगे तो इनका होल्डिंग भी लास्ट 3 क्वार्टर्स में लगातार बढ़ रहा है, 3.42% से ये बढ़ के अभी 5.28% तक पहुंच गया है। और उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का देखेंगे तो उनका होल्डिंग लगभग वही का वही है, थोड़ा कम हुआ है, 28.59% था 3 क्वार्टर पहले, लास्ट क्वार्टर में 13.6% था और अभी ये थोड़ा कम होकर 26.98% हो गया है। और उसके बाद फाइनली अगर हम रिटेल एंड अदर्स का होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर ये जो बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदा है तो बेचा किसने, यहाँ पर मोस्टली रिटेल ने बेचा है, जिनका होल्डिंग अगर आप लास्ट 6 क्वार्टर्स में देखेंगे तो 16.01% से ये रिड्यूस होकर 10.97% हुआ है। और 2 क्वार्टर पहले अगर आप देखेंगे तो ये अबाउट 13.94% था और वहां से भी एक कम होकर अभी 10.97% हुआ है। और उसके बाद पीसीबी के सेक्टर में एक और कंपनी है जिसका इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, विच इज सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अगर आप चाहे तो इस कंपनी को भी ट्रैक कर सकते हो, जैसे अभी हमने स्कोर कार्ड ट्रैक किया, कंपनी के फोरकास्ट ट्रैक किया, होल्डिंग वगैरह ट्रैक किया, तो उसी तरीके से आप इस कंपनी को भी ट्रैक कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये जो स्कोर कार्ड का फीचर है और बाकी ये जो हमने फोरकास्ट वगैरह का फीचर देखा था और स्टार्टिंग में मैंने शेयर होल्डिंग का बल्क डील कैसे चेक करना है, ब्लॉक डील कैसे चेक करना है, कहां पर सेलिंग बाइंग हो रहा है, वो सारे फीचर्स जो है आई थिंक टिकर टेप के प्रो फीचर में आते हैं। इफ यू वांट यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू द प्रो फीचर जो 1 मंथ, 3 मंथ और 12 मंथ के प्लान में आते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप AS45 कोड यूज करोगे जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके अगर आप ये प्रो सब्सक्रिप्शन बाय करते हो तो आपको 45% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये डिस्काउंट कोड और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। और इसके बाद अभी हम बात करेंगे अगले सेक्टर के बारे में जो कि होगा डेटा सेंटर्स का सेक्टर, क्योंकि बजट 2026 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह बताया कि अगर फॉरेन कंपनीज डेटा सेंटर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो दे विल गेट टैक्स फ्री राइड टिल 2047। यानी सिंपल टर्म्स में इसका मतलब क्या है, जो भी फॉरेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है जो स्टोरेज ऑफर करते हैं, कंप्यूटिंग ऑफर करते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज ऑफर करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज ऑफर करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो इंडिया में आके अपना जो डेटा सेंटर ऑपरेशंस है वो सेटअप कर सकते हैं और उनके ग्लोबल कस्टमर से जो भी वो रेवेन्यू कमाएंगे उस ग्लोबल इनकम के ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाया जाएगा अंटिल 2047। और इसकी वजह से अभी क्या होगा, जो इंडिया का जो डोमेस्टिक डेटा सेंटर बिजनेस है उसमें एक बहुत बड़ा बूम आ सकता है। और प्रेजेंटली डेटा सेंटर्स के बिजनेस में हमें यह समझना होगा कि इसका बिगेस्ट बेनिफैक्टर कौन हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप डेटा सेंटर को एज अ टोटल बिजनेस अगर एक ब्रॉडर व्यू से एनालाइज करेंगे तो वहां पर सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पर जाता है, जो भी रियल एस्टेट होता है, जो भी बिल्डिंग होती है जहां पर डेटा सेंटर बनना है, वहां पर इन कंपनीज का सबसे ज्यादा कॉस्ट जाता है। तो इसीलिए आज के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो रियल एस्टेट के जो कंपनीज है वो डेटा सेंटर कंपनीज में ट्रांसफॉर्म हो रही है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है अनंतराज लिमिटेड, जहां पर अनंतराज अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिशनली एक रियल एस्टेट कंपनी है जो IT पार्क्स वगैरह बनाती है, बाकी सारे जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स है वो बनाती है। लेकिन आज के टाइम में they are planning to scale their data center business to 1 billion by 2031 and 2030। क्योंकि डेटा सेंटर बिजनेस के लिए जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो स्ट्रक्चर वगैरह, जो रियल एस्टेट वगैरह चाहिए, ये इनके पास ऑलरेडी है। कुछ माइनर मॉडिफिकेशन से वो क्या कर सकते हैं, इनको वो डेटा सेंटर्स के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वहां पर एडिशनल जो चीजें हैं, जो कूलिंग के जो इक्विपमेंट्स लगाने हैं या जो बाकी का हार्डवेयर होगा वो एडिशनल कॉस्ट होगा, लेकिन मेजर कॉस्ट इन्होंने ऑलरेडी बेयर कर लिया है। एंड दैट इज गिविंग अ वेरी बिग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर दीज रियल एस्टेट कंपनीज राइट नाउ। और सिर्फ अनंतराज ही नहीं है, अगर आप बाकी रियल एस्टेट कंपनीज भी देखेंगे, जैसे कि लोधा ग्रुप है, उन्होंने भी रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट किया है फॉर एन एडिशनल 1 लाख करोड़ डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट। और पहले अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ऑलरेडी 30,000 करोड़ का कमिटमेंट ऑलरेडी किया हुआ है। यानी अभी ये जो नया कमिटमेंट वो करने वाले हैं, पहला कमिटमेंट उन्होंने किया है, उसकी मदद से टोटल इन्वेस्टमेंट लोधा ग्रुप का डेटा सेंटर्स में होने वाला है अबाउट 1.3 लाख करोड़ रुपीस। और उसके अलावा डेटा सेंटर्स के रिलेटेड कुछ और कंपनीज को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो तो E2E नेटवर्क्स लिमिटेड कुड बी वन ऑफ दैट कंपनी वेयर यू कैन चेक द स्कोर कार्ड, फोरकास्ट, शेयर होल्डिंग
एंड ऑल द अदर थिंग्स विच आर रेलेवेंट टू यू। एंड ऑफ कोर्स आज के वीडियो में हमने स्टार्टिंग में बजट भी डिस्कस किया, जिसकी वजह से इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर इन डेप्थ पे जाके डिस्कशन करना मुमकिन नहीं हो पाया। अगर आपको डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है और उस सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसके रिलेटेड एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन चाहिए तो कमेंट्स में बताइए। अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो बहुत जल्द हम उसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाएंगे। साथ ही साथ टिकर टेप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है और 45% का डिस्काउंट कूपन अप्लाई करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subjected to market risk. Read all the related documents carefully before investing.